पूरी दुनिया म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है। क्या इस समय में भी हम पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या ये अच्छा रहेगा? तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीएफ क्या होता है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है और क्या लिमिटेशंस है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों के लिए पीपीएफ सही रहेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानकर कि पीपीएफ क्या है। तो दोस्तों पीपीएफ एक सेविंग स्कीम है जिसका फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। तो ये एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, यानी कि यहां पर रिस्क की आपको कोई भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डायरेक्टली आपका गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बेनिफिट्स की। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ अगर हम जाना चाहते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि आपका ये जो भी पैसा है वो एकदम रिस्क फ्री है और गवर्नमेंट बैक्ड रहने वाला है। अब काफी सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इस केस में वो जो अपना पैसा है वो पीपीएफ में डाल सकते हैं, क्योंकि आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। दूसरा बेनिफिट है दोस्तों कि आपको डिसेंट इंटरेस्ट रेट यहां पर मिल जाते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है वो हम वीडियो में आगे देखने ही वाले हैं, पर मोटा मोटी जितना इन्फ्लेशन है उतना इंटरेस्ट रेट आपको पीपीएफ में अक्सर देखने के लिए मिल जाता है। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है, जिसके वजह से कई सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं, उसका नाम है टैक्स बेनिफिट। अब चलिए टैक्स बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं ये भी हम डिटेल में जरा समझ लेते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहली है इन्वेस्टमेंट स्टेज, यानी कि जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब पैसा डालते हो तो उसे हम इन्वेस्टमेंट स्टेज कहते हैं। सेकंड है आपका अक्रूवल स्टेज, यानी कि जब आपका इंटरेस्ट या ब्याज उस पे जमा होता है। और तीसरी स्टेज होती है जब हम हमारे इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं या विड्रॉ करते हैं। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका ये जो पीपीएफ इन्वेस्टमेंट है वो ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट में भी, अक्रूवल स्टेज में भी और विड्रॉल स्टेज में भी आपको तीनों ही स्टेज में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। जी हां, आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता तीनों स्टेजेस में। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट पीपीएफ का माना जाता है। और एक बेनिफिट ये है जो कि टैक्स बेनिफिट्स के अंदर ही आता है कि जो आप पैसा डालते हो पीपीएफ में उसका डिडक्शंस भी आप क्लेम कर सकते हो। वो आप क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। पर ध्यान रहे, सेक्शन 80C के अंदर बाकी की कई सारे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी आती है, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है, ईएलएसएस फंड्स है। तो कई सारे ऐसी जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है सेक्शन 80C के अंदर। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी बाकी की ये सारी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप पीपीएफ के साथ जा सकते हो, टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। पर ध्यान रहे इसकी लिमिट मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख है टोटल सारे स्कीम्स को मिला के, जिसमें से पीपीएफ भी एक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की ओर और बात करते हैं फीचर्स की, यानी कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है कि कौन इसमें अकाउंट खोल सकता है। तो हर कोई इंडिविजुअल इसमें अकाउंट खोल सकता है और पर इंडिविजुअल एक ही अकाउंट वो खोल सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक आदमी मल्टीपल अकाउंट्स यहां पर पीपीएफ के नहीं ओपन कर सकता, तो ये आपको नोट कर लेना है। दूसरा है कि आप माइनर अकाउंट ओपन कर सकते हो, पर आपको पेरेंट को एज अ गार्डियन वहां पर लेना पड़ेगा। तीसरी बात है दोस्तों कि इसका जो मिनिमम बैलेंस है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम आपको 500 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करने ही पड़ते हैं, और मैक्सिमम इसकी लिमिट है इन्वेस्टमेंट की 1.5 लाख। तो ये दोनों नंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं। आप चाहो तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो या हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर मिनिमम आपको 500 रुपीज जो है वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में करना ही पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हो एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट करना, तो उस केस में आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो सकता है और फिर आपको बाद में उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर आपकी बाकी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पर अगर आपका एक माइनर अकाउंट है तो उस केस में 1.5 लाख की जो लिमिट है वो कंबाइंड लिमिट होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप एक एनआरआई हो या एचयूएफ से बिलोंग करते हो तो उस केस में आप पीपीएफ अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। दोस्तों एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स के बारे में तो हमने जान लिया। अब बात करते हैं इसके मैच्योरिटी के बारे में और कितना इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है उसके बारे में। तो मैच्योरिटी दोस्तों इसकी है 15 साल की। जी हाँ दोस्तों, तो 15 साल तक आप आपका पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस स्कीम की बात आ जाती है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों इसका फिलहाल के लिए तो चल रहा है 7.1%, पर पिछले 10 साल का डेटा जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख सकते हो 7 से 8% के बीच में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम की। तो दोस्तों 15 साल का लॉक इन पीरियड है, तो आप समझ ही सकते हो, तो लिक्विडिटी इश्यूज आपको इस स्कीम के साथ देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि आप जब चाहो तब आपका पैसा नहीं निकाल पाओगे। जिस केस में अगर आपको इमरजेंसी में पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाती है तो ये कन्वीनियंट वे नहीं होगा। ऑब्वियसली आप किसी क्रिटिकल केसेस में पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जो कि हम डिटेल में एक वीडियो में देखेंगे, जहां पर मैं पैसे कैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, किन किन केसेस में कर सकते हो, कितना लॉक इन है, कितना % पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, इन सारी बातों के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। उस वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक जरूर करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो वापस से चलते हैं हमारे लॉक इन पीरियड की ओर। तो 15 साल का लॉक इन पीरियड है। उसके बाद जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, जैसे कि 7.1% का हमें यहां पर रिटर्न मिल रहा है, तो ये रिटर्न भी आप अगर लॉन्ग टर्म में कंसीडर करोगे तो बहुत ही कम है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे बाकी के इन्वेस्टमेंट व्हीकल से, जैसे म्यूचुअल फंड्स में हमें आराम से 10 से लेकर 12% का CAGR देखने के लिए मिल जाता है। ऑब्वियसली वहां रिस्क इन्वॉल्व होती है, पर अगर हम 15 साल की बात कर रहे हैं तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट व्हीकल के साथ जाना चाहते हो। अब जैसे कि हमने बेसिक चीजें जान ली है दोस्तों PPF के बारे में, अब बात करते हैं कि 2025 में भी क्या आप लोग PPF के साथ जा सकते हो या नहीं जा सकते। तो कौन से लोगों के लिए सही रहेगा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर आप एक रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से PPF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस केस में आप जरूर PPF के साथ जा सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास टैक्स डिडक्शन के लिए कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल आपको चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, तो आप जरूर से PPF के साथ जा सकते हो, क्योंकि सेक्शन 80C के अंदर ओल्ड टैक्स रेजिमे के साथ आप जो इसे है वो क्लेम कर सकते हो। पर कितने दिन सेक्शन 80C रहने वाला है ये तो हमें नहीं पता, पर जब तक है तब तक तो आप इसमें टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई भी बाकी की इन्वेस्टमेंट्स नहीं है जिसमें आप सेक्शन 80C के अंडर आप क्लेम कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप PPF के साथ जा सकते हो। तीसरा है दोस्तों, जिनका EPF अकाउंट नहीं होता या जिनके कंपनी में EPF अकाउंट नहीं है, वो लोग भी PPF के बारे में जरूर सोच सकते हैं, ताकि जब कभी भी अगर आप ऐसे गोल्स के लिए प्लान कर रहे हो, जैसे कि आपके चाइल्ड मैरिज है या आपकी हायर एजुकेशन स्टडी है या आपकी बच्चों की स्टडीज है, तब तक के लिए ये जो पैसा है 15 साल के लॉक इन के बाद में अच्छा खासा ग्रो कर चुका होगा, और आपको कोई रिस्क भी इसमें नहीं लेना। आपको पता रहेगा कि आपको 15 साल के बाद इतना इतना पैसा मिलने वाला है। PPF अकाउंट में पैसा कब डालना है, कैसे डालना है, कहां पर हम अकाउंट PPF का बना सकते हैं, और इसी के साथ साथ पैसा हम जो डाल रहे हैं वो हम विड्रॉ कैसे कर पाएंगे 15 सालों के बाद, ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।